अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ बात करने जा रहे हैं। आज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही मेरी डिस्कशन होगी आप लोगों के साथ। और आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है आज की डिस्कशन के लिए वो हैं सिंबल्स एंड इमेजेस इन टैगोर्स पोइट्री। दुनिया भर का जितना भी मॉडर्न लिटरेचर लिखा गया है उसमें बात ये बड़ी वाज़िया है, बड़ी क्लियर है कि जो सिंबल्स और इमेजेस हैं ये अपना अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप मॉडर्न लिटरेचर की बात कर लें तो उसमें ये बात बहुत वाज़िया है कि मॉडर्न लिटरेचर सिंबल्स के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं होता। यानी कि सिंबलिज्म और मॉडर्न लिटरेचर दोनों ही आपस में सिनोनिमस नज़र आते हैं। यानी कि दोनों जो हैं वो इस सेंस में एग्जिस्ट करते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर में ज़्यादातर सिंबॉलिकली और इमेजरी जो है यानी दोनों टाइप की कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, दोनों तरह की इमेजरी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वाइब्रेंट है। 20th सेंचुरी लिटरेचर को जैसा कि मैं बात भी कर रहा था कि सिंबल्स और इमेजेस की सेंचुरी लिटरेचर में जो है वो माना जाता है। मॉडर्न दौर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है और यही झलक चूँकि लिटरेचर जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है तो यही झलक जो है वो यहाँ भी नज़र आती है। जो सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, उसमें रिचनेस एग्जिस्ट करती है, विवर्डनेस मौजूद है और इससे यानी कि जब जो पोइट्री सिंबॉलिक होगी वो डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन वाइज वो डिफिकल्ट होगी और उसको समझना, उसको एक्सप्लोर करना कि एक्चुअली पोइट कहना क्या चाह रहा है वो ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क नज़र आता है। अगर आप सिंबल के हवाले से बात करें ब्रॉडेस्ट सेंस के अंदर तो ये एक ऐसी टर्म है कि जिसमें विच सिग्निफाइज समथिंग एल्स, कि एक इमेज जो है, एक जो सिंबल है, जो एक वर्ड है वो किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है। आसान मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि जो लोग ग्रेजुएशन पढ़ के आए हो वहां पर आपने एक पोएम विलियम ब्लेक की पॉइजन ट्री पढ़ी हुई है। अब ब्लेक की उस पोएम में ये बात आपको नजर आती है कि वो जो ट्री है दैट्स the symbol of, you can say, the growing of hatredness in one's heart। और जो उस ट्री के ऊपर जो एप्पल है वो बुनियादी तौर पर वो जो नफरत की शक्ल में जो फल मौजूद है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जितने भी मॉडर्न लिटरेचर के अंदर मोर और लेस जो आइडियाज होते हैं वो इंतहाई सिंबॉलिक, अल्टीमेटली सिंबॉलिक माने जाते हैं। ये लिटरेचर में भी ये कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन सिंबल जो है वो बुनियादी तौर पर क्या इज अप्लाइड ओनली टू अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स। और सिंबल दो तरह की होती हैं, एक आपकी कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। लाइक कन्वेंशनल सिंबल की अगर आप बात करें तो सरपेंट लिटरेचर में जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है उसको शरूडनेस के साथ, ईवल के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। क्यों? इस वजह से कि ये वही सेटन जो था वो सरपेंट की शक्ल में उसने ईव को धोखा दिया था। ये कन्वेंशनल सिंबल है, लेकिन पर्सनल सिंबल जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से मतलब जो रेड कलर है वो लिटरेचर के अंदर रेवोल्यूशन के साथ सिंबलाइज करता है, लेकिन अगर एक शख्स जो है वो रेड को प्लेयर के साथ एसोसिएट करते तो ये मतलब जो है वो उसकी पर्सनल सिंबल हो सकती है, या वो रेड को जो है वो एसोसिएट कर दे
जो है वो किसी और ऐसे एलिमेंट के साथ वो जो बता दे, तो फिर इसको, वो रेड को अगर चाइना के साथ एसोसिएट कर दे तो ये पर्सनल सिंबल हो सकती है। अब जब हम लोग ये एक सेट दैट सिग्निफाइज आर ऑब्जेक्ट आर इवेंट विच इटसेल्फ सिग्निफाइज समथिंग एल्स, जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो मैं बात भी कर रहा था। द वर्ड्स रेफर्स टू समथिंग विच सजेस्ट अ रेंज ऑफ रेफरेंस बियॉन्ड इटसेल्फ। गीतांजलि डिस्प्लेस अ ब्यूटिफुल यूजेज ऑफ सिंबलिज्म। वे शानदार इस्तेमाल है सिंबलिज्म का, और ये यूनिक ब्लेंड नजर आता है। ब्लेंड नजर आता है ऑफ व्हाट? मिस्टिसिज्म का, म्यूजिक का एंड पोइट्री का। यानी कि आप जब सिंबलिज्म की बात करते हैं तो आपको यह बात क्लियर नजर आएगी कि टैगोर की पोइट्री में जो सिंबल्स हैं वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? जस्ट लाइक टैगोर हिमसेल्फ। उसमें मिस्टिक एलिमेंट्स हैं, म्यूजिक है, रिलीजन है, वो तमाम चीजें। और हम लोग अभी तक जो हमारे कोर्स की पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो तो इंतहाई सिंबॉलिक नजर आती हैं। मोमेंट्स इंटेलिजेंस की बात कर लें, और ये सिंबॉलिक है अपने आप को खुदा की याद के साथ जोड़ने की। फिर इसी तरह से अगर आप आपके कोर्स में एट द लास्ट वॉच की बात कर लें तो ये महबूब के इंतजार में लिखी गई पोएम है। और वो महबूब कौन है? वो बंदे का क्रिएटर है, वो खुदा है। सो मिस्टिकल इमेजिनेशन and flute movement, the poem creates a universe of hunting beauty and expresses God's infinite love and humanity's deep compassion for all beautiful things. टैगोर जो है वो रिच सिंबलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और ये उसने अपने होली टेक्स्ट में भी ये चीज देखी थी। मैं बात वेदास और उपनिषद की कर रहा हूं, और यह बात गीतांजलि में भी मौजूद है। अयंगर जो है वो इस हवाले से यह कहता है, द करंट कॉइन ऑफ इंडियाज डिवोशनल पोइट्री इज मेल्टेड एंड मिंटेड अन्यू बाय रविंद्रनाथ। कि डिवोशनल पोइट्री के हवाले से एक नई बुलंदियों तक वो लेकर गया है, मेल्टेड एंड मिंटेड। But the pure gold shines as brightly as ever, even though the inscription on the coin is in English. कि बेशक चूंकि वो लिखा सारा अंग्रेजी में गया, लेकिन वो अंग्रेजी भी चमक रही है। क्यों चमक रही है? कैसे चमक रही है? जैसे सोना चमकता है। क्यों? वजह यह है कि जो उसका मैसेज है वो गोल्डन है। गीतांजलि जो है उसमें नंबर ऑफ इमेजेस हैं, यानी जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर की वो हमें नजर आती है। नेचर इमेजरी हमें नजर आती है। अब्राम्स again describes imagery. The term is one of the most common in modern criticism and one of the most ambiguous. Common भी है और ambiguous भी है. Its application range all the way from the mental pictures कि images वो हैं कि जब आप एक लफ्ज पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में वो अट्रैक्ट करता है और वो एक तरह से एक इमेजिनेटिव उस पिक्चर को क्रिएट कर देता है, विच इट्स क्लेम्ड आर एक्सपीरियंस बाय द रीडर ऑफ द पोएम। और ये कब होता है? कि जब आप वो पोएम पढ़ रहे हो, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो आपकी इमेजिनेशन इतनी शार्प हो जाती है कि आप उस वक्त अपने माइंड में उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। Imagery is used to signify all the objects and qualities of sense perception.
यानी कि इमेजरी का ताल्लुक जो है वो आपकी सेंस परसेप्शन के साथ है। जिन लोगों ने हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड का पढ़ा हुआ है, उनको यह भी बात का अंदाजा होगा कि किस तरह से इमेजरी जो है वो अट्रैक्ट करती है। और कहता है कि सेंस परसेप्शन रेफर टू इन अ पोएम और अदर वर्क ऑफ लिटरेचर वेदर बाय लिटरल डिस्क्रिप्शन बाय अलूजन्स आर इन द एनालॉजस, कि किस तरह से कि वो व्हीकल्स का काम करते हैं, यूज्ड इन इट्स सिमिलीज एंड मेटाफर्स, कि जो डिफरेंट सिमिलीज हैं, जो मेटाफर्स हैं, जो इमेज की शक्ल में यूज होते हैं, दे आर आल्सो व्हीकल टू कन्वे द मैसेज। अलूजन्स बुनियादी तौर पर जो आपके रेफरेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हो सकते हैं आपके, वो बिब्लिकल रेफरेंसेस हो सकते हैं आपके, वो जो हैं वो आपके लिटरेरी रेफरेंसेस जो हैं वो आपके हो सकते हैं। जहां तक टैगोर की इमेजेस की बात है, इसको कंप्रीहेंड करना आसान है रोमांटिक पोइट्स की तरह, लाइक जॉन कीट्स, लाइक एस्ट्री कॉलरिज, विलियम ब्लेक। ये वो बड़े नाम हैं। इसी वजह से कोम्बिस की राय है, इन अ गुड राइटर्स हैंड्स द इमेज फ्रेश एंड विविड is at its fullest used to intensity। अगर राइटर अच्छा हो तो वो इमेज को पूरी जबरदस्त तरीके से उसको इस्तेमाल करेगा। To clarify, to enrich, a successful image helps to make us feel the writer's group। वो हमें इस काबिल बना देती है कि हम उसको फील कर सकें। The writer's group of the subject, कि राइटर जो है, writer's group of the object or situation, कि वो किस सब्जेक्ट या किस सिचुएशन में से मतलब वो गुजर रहा था या वो हमें बताना चाह रहा था। gives his grasp of it with precision, कि वो प्रिसाइज यानी एक्यूरेट, vividness, force, economy, and to make such an impact on us, its content, the stuff for which it is made, cannot be unduly fantastic and remote from our experience। कि वो चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने ही एक्सपीरियंस में कहीं वो चीज़ जो है वो पहले जानते हैं, देखते हैं। ऐसी इमेज कभी भी कामयाब नहीं होगी कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में से ना गुजरी, बट मस्ट बी सच दैट इट कैन बी इमीडिएटली फेल्ट बाय अस एज बिलोंगिंग इन वन वे और अनदर टू द फैब्रिक ऑफ आवर ओन लाइव्स, कि जैसे वो हमारी अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा नजर आती है। अगर आप गीतांजलि की बात करते हैं तो टैगोर है सटली यूज्ड सिंबल्स एंड इमेजेस, बहुत एक मतलब शानदार मैनर से। और गीतांजलि पोएम के अंदर इमेज ऑफ फ्रेल वेजल, ये बात किस तरह से मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ कर रहा था कि इंसानी जिस्म क्या है, फ्रेल वेजल है, ये टूट फूट जाएगा, विच इंप्लाइज द एम्प्टी एंड डेस्टिट्यूट लाइफ ऑफ अ मैन। और वो यही कहना चाहता है कि इंसानी जिंदगी खुदा की मोहब्बत के बगैर, और रेन इज एज यूजलेस एज पिक्चर विदाउट वाटर, कि अगर खुदा की मोहब्बत नहीं है ना आपकी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी यूजलेस है। और ऐसे ही उस बारिश का कोई फायदा नहीं जब आपके पास उसको महफूज करने के लिए घड़ा नहीं है, पिक्चर नहीं है। अयंगर जो है वो इस हवाले से फिर बात करता है कि ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल। इंसानी जिस्म जो है इंसानी रूह का मंदिर है, और जो ह्यूमन सोल है इज द टेम्पल ऑफ गॉड। वाह, क्या शानदार बात हुई है कि इंसानी जिस्म इज द टेम्पल ऑफ सोल,
और वो सोल जो है इज द टेंपल ऑफ गॉड। तो फिर असल खुदा कहां है? आपकी रूह के अंदर कहीं बसता है। वो रूह जो खुदा ने आपके जिस्म के अंदर डाली, और वो सोल जो है वो असल में हमें सिर्फ उस सोल के जरिए खुदा को बस पहचानना है। इंसानी रूह जो है वो इज नॉट, कुछ भी नहीं है, unless it is inhabited or filled by the spirit। जब तक इसमें स्पिरिट ऑफ गॉड वो मौजूद नहीं होगी। एंगर ये आगे फिर कहता है कि बर्थ और डेथ जो है ये सिर्फ एहसास है। आप पैदा हो गए, आप मर गए, और द एम्प्टिंग ऑफ द सोल बाय द स्पिरिट एंड द इंडिविजुअल, ये इनसिग्निफिकेंट होगा एज ही मे सीम टू बी, वर्ल्डली पार्टेक्स ऑफ गॉड्स एंडलेस लाइफ। कि अगर आप खुदा की पहचान नहीं करते तो आपका फिर जीना मरना जो है वो सारा इनसिग्निफिकेंट होकर रह जाएगा। दूसरी बड़ी जो इमेज इस पॉइंट में यूज हुई है वो इमेज ऑफ फ्लूट है, और इट स्टैंड्स फॉर मैन्स लाइफ, कि ये इंसानी जिंदगी, मैन्स लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। जो म्यूजिक है दैट फ्लोज ऑन द लिप्स एंड ब्रेथ्स थ्रू द फ्लूट इज नथिंग बट गॉड्स ग्रेस एंड लव। कि जो म्यूजिक जो दैट फ्लोज ऑन द लिप्स एंड ब्रीथ्स, कि जो लिप्स और ब्रीथ के जरिए म्यूजिक जो है वो आता है, वो सिर्फ खुदा की ग्रेस और मोहब्बत को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फ्लूट विदाउट म्यूजिक इज जस्ट लाइक लाइफ विदाउट हार्मनी। जो फ्लूट है वो विदाउट म्यूजिक इज जस्ट लाइक लाइफ विदाउट हार्मनी। कि अगर बांसुरी जो है उसके पास म्यूजिक नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इज जस्ट लाइक लाइफ विदाउट हार्मनी एंड म्यूजिक ऑफ गॉड, कि उसको खुदा की पहचान नहीं है इंसानी जिंदगी को। यानी कि अगर एक बांसुरी जो है वो म्यूजिक नहीं देती तो वो यूजलेस है। और ऐसे ही अगर एक इंसानी जिस्म को खुदा की शनाख्त नहीं है तो वो भी यूजलेस है। और ये इमेज जो है वो रिमाइंड करवाती है लॉर्ड कृष्ण के हवाले से, द लॉर्ड ऑफ फ्लूट, ये जो फ्लूट बजाया करता था, who used to play flute on the banks of the river Yamuna। तो म्यूजिक इज द मेजर की नोट ऑफ द पोएम। तो गीतांजलि के अंदर जो दूसरा बड़ा एलिमेंट हमें नजर आता, फ्लूट इज रिफ्लेक्टिंग बेसिकली द म्यूजिक। और बाय टर्म म्यूजिक द पोएट मीन्स नॉट सिंपली द अर्थली आर हर्ड मेलोडीज। ये वो नहीं है कि जो हम डे टू डे लाइफ के ऊपर जो है वो सुनते हैं, और बट आल्सो द म्यूजिक ऑफ द सोल। ये वो है जो हमारी रूह को एक तरह का क्या देगा, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा, विच टिंगल्स द हार्ट टू इट्स हाईएस्ट लेवल, और जो इंसानी रूह को जो है वो हाईएस्ट लेवल तक लेके चला जाएगा। पोएट जो है वो इस बात पे यकीन करता है कि खुदा जो है वो महसूस किया जा सकता है थ्रू द म्यूजिक ऑफ सोल। और म्यूजिक, प्लेटो कहता है ना कि जिस शख्स को म्यूजिक का नहीं पता उसका एतबार नहीं करना चाहिए। और वो फिर कहता है कि म्यूजिक गिव्स यू इक्विलिब्रियम ऑफ लाइफ, और ये म्यूजिक गिव्स यू हार्मनी ऑफ लाइफ। और यही जो दैट गॉड कैन बी फेल्ट ओनली थ्रू द म्यूजिक ऑफ द सोल, कि जो म्यूजिक ऑफ द सोल है खुदा उसके जरिए जो है वो महसूस किया जा सकता है। और जो फ्लावर है यूज्ड टू कैनोट डिफरेंट मीनिंग्स एज इट इज। सॉन्ग 6, फ्लावर सिंबलाइजेस द टेम्परल नेचर ऑफ मैन्स लाइफ। टेम्परल, इंसानी जिंदगी आर्जी है, जैसे फूल आर्जी है, वो कुछ देर के लिए
वो खिलता है फिर मुरझा जाता है,